नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हम पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम मैराथन क्लास 15 के माध्यम से संपूर्ण हिंदी से संबंधित जितने भी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चलना है और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि पिछले सालों में जितने भी हमारे हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हैं, ताकि एक प्रश्न से आपके अन्य तथ्य भी जो है क्लियर होते चले जाए और बार बार तथ्यों के रिवीजन से आपके वो तथ्य भी जो है पक्के होते चले जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त करने में ये मददगार साबित होंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न आप सभी को पता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही आधुनिक हिंदी का जो है गद्य लेखन का विकास हुआ था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में गद्य का विकास होने के कारण ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। आई थिंक आप सभी को पता है। और साथ ही कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, किस कवि को? तो ये कहा जाता है अज्ञे को। ये अलग अलग दोनों प्रश्न है भाई, एक आधुनिक हिंदी गद्य का जनक और एक कठिन गद्य का प्रेत। तो ये प्रश्न अलग अलग है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक तथ्यों को, हर एक प्रश्नों को समझते हुए उनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। कठिन गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, और कठिन गद्य का प्रेत माना जाता है अज्ञे जी को, और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। ये आप सभी को पता ही है। तो अलग अलग प्रश्न है ये, और इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो सभी तथ्य आप बार बार रिवाइज करोगे तो आसानी से उनका सही आंसर दे सकोगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं। मैराथन क्लास नंबर 14 तक हम कर चुके हैं। 15 क्लास में आज हम करने वाले हैं टॉप 25 प्रश्नों को, और नेक्स्ट प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक मैराथन के अंतर्गत हमने लगभग 50 प्रश्नों को लिया हुआ है। तो इसीलिए परीक्षा तक जितने अधिक संभव हो सकेंगे हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं कठिन, आप लोगों ने देख ही लिया आधुनिक गद्य का जनक किससे माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि भारतेंदु युग से ही जो है गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ था। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। तो वह बढ़ते हैं आगे। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण जो है गद्यकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जितने भी कालखंड हैं उनका नामकरण उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर रखा है, इसलिए आधुनिक काल को भी उन्होंने गद्यकाल की संज्ञा दी है। जैसे कि आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है, और आधुनिक काल को इन्होंने जो है गद्यकाल कहा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो ध्यान रखना है गद्यकाल का नाम दिया है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय रहा है। अन्य ऑप्शनों में जब प्रताप नारायण मिश्र जी का भी नाम दिया हुआ है तो प्रताप नारायण मिश्र जी का भी
जो है योगदान सराहनीय रहा है हिंदी साहित्य के गद्य विकास में। आधुनिक गद्य विकास में इनका जो योगदान जो है काफ़ी सराहनीय रहा है। इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई है, यानी निबंध साहित्यकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र जी। ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा लिखे गए शारीरिक अंगों के आधार पर जो निबंध इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि दांत, पेट, भौं, नाक, कान, इस प्रकार से इन्होंने सभी शारीरिक अंगों के आधार पर जो है निबंध का लेखन किया है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी निबंध साहित्य लिखने में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन में दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार व युग प्रवर्तक रहे हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है द्विवेदी युग का नामकरण जो है किस साहित्यकार के नामकरण पर पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग नाम से ही जो है द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है। जिस प्रकार से भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है, उसी प्रकार से जो है द्विवेदी युग का नामकरण भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा है। और द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। वैसे तो सभी जो गद्य विधाएँ है, लगभग अधिकतर गद्य विधाओं का जो विकास है वो भारतेंदु युग से माना जाता है, लेकिन कहानी गद्य विधा का जो विकास है हम द्विवेदी युग से ही देखने को हमें मिलता है। तो कहानी गद्य विधा का विकास द्विवेदी युग से माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है परीक्षा में जो कहानी गद्य का विकास किस युग से माना जाता है, या निबंध का विकास किस युग से माना जाता है। निबंध का विकास या नाटक का विकास पूछ लिया जाए तो भारतेंदु युग से माना जाता है, लेकिन कहानी का पूछा जाएगा तो आपको द्विवेदी युग का नाम देना होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, जैसे को तैसा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जैसे को तैसा नामक जो नाटक है उसके नाटककार कौन रहे हैं, तो जैसे को तैसा नाटक के नाटककार रहे हैं गोपाल राम गहमरी, जो कि जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक लेखक माने जाते हैं। इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, तो इनके नाटक का नाम है जैसे को तैसा। ये इनका प्रसिद्ध नाटक है और ये इनका एक अनुदित नाटक रहा है। इनके अन्य नाटक है देश दशा। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटकों में आपको पता ही है भारतेंदु जी के प्रमुख नाटकों में कौन कौन से नाटक शामिल हैं, जैसे कि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र। इनके अलावा और भी भारतेंदु जी द्वारा लिखे गए मौलिक और अनुदित नाटक रहे हैं, जो कि सभी नाटक प्रसिद्ध हुए हैं उनके। और भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित और मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, ये हम जो है अन्य प्रश्नों में पहले भी जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक जो है प्रसिद्ध हुए जयशंकर प्रसाद के। इसके अलावा और अन्य भी नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है, तो इनमें से प्रसादोत्तर का मतलब है प्रसाद युग के बाद का जो जयशंकर प्रसाद को जो है नाटकों को केंद्र में रखकर लिखे गए नाटक प्रसादोत्तर। पूर्व के नाटक प्रसादोत्तर युगीन के नाटक, और उसके बाद प्रसाद पूर्व के नाटक प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर नाटक, ये इस प्रकार से नाटकों को विभाजन किया गया है। तो प्रसादोत्तर यानी प्रसाद युग के बाद के जो नाटक हुए हमारे, उन नाटकों में से जो है कौन सा नाटक शामिल है, तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी नाटक जो है प्रसाद युग के बाद के नाटक है, प्रसादोत्तर युगीन नाटक माने जाते हैं। तो इनमें से जैसे कि तीसरा हाथी, बिन बाती के द्वीप, सेतुबंद, ये तीनों नाटक जो है प्रसादोत्तर युगीन नाटक रहे हैं। और ये किस साहित्यकार द्वारा लिखे गए नाटक हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि तीसरा हाथी की 1975 में रमेश बख्शी जी द्वारा लिखा गया। बिन बाती के द्वीप जो है 1980 में शंकर शेष जी द्वारा लिखा गया नाटक है। सेतुबंद जो है 1972 में सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया नाटक है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है,
इनमें से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है, ये आप सभी को पता है। रेहान पर रघु जो उपन्यास है वो काशीनाथ सिंह का है। उसके बाद देख लेते हैं एक ब्रेक के बाद जो उपन्यास है वो है अलका सरावागी का, और चाक उपन्यास है मैत्री पुष्पा का, और ग्लोबल गांव का देवता जो है रणेंद्र जी का है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 5, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता। यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध के रचयिता शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 6, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। तो मिला तेज से तेज नामक जो जीवनी लिखी है किसने, ये लिखी है सुधा चौहान जी ने, और सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर से संबंधित ये जीवनी रही है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री है सुधा चौहान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे हंस पर प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित कराया। मिला तेज से तेज जीवनी को पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है, ये है दिनकर जी। दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक हैं। और इनके द्वारा लिखे गए और अन्य जो निबंध है वो है वट पीपल, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, वेणु वन, उजली आगी, या सभी निबंध जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। और ये रेती के फूल काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है इनका, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध नामक निबंध की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है। छायावाद का पतन नामक पुस्तक के लेखक जो है वे रहे हैं देवराज। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 9, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। निम्नलिखित में से जो है एक पत्नी के नोट्स नामक जो रचना लिखी है वो लिखी है ममता कालिया ने। और एक पति के नोट्स नामक जो रचना लिखी है वो लिखी है महेंद्र भल्ला ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कहानी संग्रह ममता कालिया जी के प्रमुख कहानी संग्रह में शामिल है छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कोई, 25 साल की लड़की। ये सभी जो है ममता कालिया जी की कहानियाँ हैं। जितनी भी हमारी महिला लेखिकाएँ हुई हैं उनसे संबंधित जितनी भी रचनाएँ हैं उनको आपको याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में महिला लेखिकाओं से संबंधित भी कोई रचना पूछ ली जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। और 2 से 3 प्रश्न तो जो है महिला लेखिकाओं से संबंधित रचनाओं से संबंधित अवश्य पूछा जाते हैं। मुर्तला गर्ग, ममता कालिया, उषा प्रियवंदा और नासिरा शर्मा, इन सभी लेखिकाओं से संबंधित कोई ना कोई तथ्य या रचना परीक्षा में अवश्य हमें देखने को मिलती है। तो ममता कालिया जी की कहानी संग्रह हमने देख ही लिए, साथ ही इनके उपन्यास भी देख लेते हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम, ये सभी रचनाएं उपन्यास जो है ये ममता कालिया जी की है। फिर है कविता संग्रह। कविता संग्रह इनके है खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूँ, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, ये इनके कविता संग्रह रही है। और कहानी संग्रह यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे, संस्मरण में शामिल है, कितने शहरों में कितनी बार, ये जो है ममता कालिया जी का संस्मरण है, कितने शहरों में कितनी बार। पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 10, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह है परिंदे। परिंदे का प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ। निर्मल वर्मा जी के और अन्य रचनाएं जब हम देखें, रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वेदिन, इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। अंतिम निर्णय इनका जो है अंतिम उपन्यास जो है 1990 में लिखा हुआ इनका उपन्यास है अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय नाम से इनका अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ। और उनकी 100 से अधिक जो है कहानियाँ कई कहानी संग्रह में भी प्रकाशित हो गई हैं। और जिनमें परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहानी संग्रह इनके परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि जो है इनकी प्रमुख कहानियाँ रही है।
बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत माना जाता है? ये है भट्टनायक का। भट्टनायक का जो है भुक्तिवाद मत रहा है, ये आप सभी को पता है। रस के हमारे 4 व्याख्याता हुए हैं। रस के प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो भरत मुनि का नाम आएगा, और ये जो हमारे 4 रस के व्याख्याता रहे हैं, इन्होंने रस निष्पत्ति के संबंध में अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं। जैसे भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, और भट्टनायक का भुक्तिवाद, और भट्ट जो है अभिनव गुप्त का है वो है अभिव्यक्तिवाद। और इन चारों रस के व्याख्याताओं में से इनके जो निष्पत्ति के आधार में पर ये जो मत दिए हैं, इन मतों से संबंधित इनके चारों व्याख्याताओं का एक प्रश्न जो है परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। हर परीक्षा में पूछा जाता है, जो भी हिंदी कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है उनमें, चाहे एनटी नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जिसमें भी काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न आते हैं उनमें सभी में ये प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो इनको चारों का आपको मत ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, इन साहित्यकारों का सही कालानुक्रम रखिए। तो इन साहित्यकारों को के उनके जन्म वर्ष के आधार पर हमें लगाना है। सबसे पहले आएगा हृदय देश, फिर उसके बाद जो कि 1905 में इनका जन्म हुआ, और हृदय देश नाम से वही 2 साहित्यकार हुए हैं हिंदी साहित्य में, और इसीलिए जो है इस प्रश्न को आयोग ने इस प्रश्न का आयोग ने मूल्यांकन नहीं किया, इस प्रश्न को हटा दिया गया था। लेकिन हम इनके जो है साहित्यकारों का जन्म देख लेते हैं। क्या पता नेक्स्ट परीक्षा में किसी एक साहित्यकार का जो है जन्म पूछ लिया जाए, तो सभी तथ्यों को हमें बिल्कुल ध्यान से बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। कोई सा भी तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। सभी इम्पोर्टेंट जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं, वे अपने आप में सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। देख लेते हैं। हरदेश जी का जन्म 1905 में हुआ। फिर बात करें हरि कृष्ण प्रेमी की, तो 1908 में इनका जन्म हुआ, और गोपाल सिंह नेपाली का जन्म जो है 1911 में हुआ। फिर है रमेश्वर शुक्ल अंचल के नाम से जाते हैं, जो कि मासलवाद के प्रवर्तक रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म जो है 1915 में हुआ। तो इन सभी साहित्यकारों के जन्म को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हरदेश 1905, हरि कृष्ण प्रेमी 1908, गोपाल राम नेपाली 1911, और रमेश्वर शुक्ल अंचल 1915। और 1911 में जो है कई साहित्यकारों का जन्म हुआ। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का जन्म 1911 में नहीं हुआ या हुआ है? तो इस प्रकार से हमें जैसे कि नागार्जुन जी को याद रखना है। उसके बाद अज्ञे जी का भी जन्म 1911 में ही हुआ है। शमशेर बहादुर का भी 1911 में हुआ है। और एक साहित्यकार और रहे हमारे केदारनाथ अग्रवाल का भी जन्म 1911 में ही हुआ है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये कई साहित्यकार हो गए हमारे, गोपाल सिंह नेपाली, नागार्जुन, अज्ञे, और जो शमशेर बहादुर, केदारनाथ अग्रवाल, ये मुख्य ये साहित्यकार हैं। इनका सभी का जन्म 1911 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं भाई, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा अर्थ में होने लगा? ईसा की जो है 6ठी शताब्दी में जो है अपभ्रंश का 6ठी शताब्दी नहीं 11वीं शताब्दी आएगा आंसर, क्योंकि अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से स्वयंभू कवि से शुरुआत मानी गई और 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उनके पिता गुहसेन जो कि विक्रमी संवत 650 से पहले के माने जाते हैं को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। और
भरत मुनि जो कि विक्रमी सदी की तीसरी विक्रमी सदी के कवि रहे हैं, वे अपभ्रंश नाम न देकर जो लोक भाषा को देश भाषा नाम इन्होंने दिया है। तो कई बार पूछा जाता है कि भरत मुनि ने जो है अपभ्रंश नाम न दे करके लोक भाषा को क्या नाम दिया है, तो देश भाषा नाम दिया है, देश भाषा कहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा नामक जो रचना है वो निम्नलिखित में से विद्यापति की है। तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं जैसे कि पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली हमने देख लिया। उसके बाद विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों भाषाओं में रचना की है। इनकी पदावली जो है मैथिली भाषा की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा की रचनाएं है। पुरुष परीक्षा इनकी जो है ये संस्कृत भाषा की रचना है, ये आप सभी को पता ही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को स्वरथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? न है और नहीं पर आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा क्या गया है। तो कौन सा विद्वान ऐसा है जो पृथ्वीराज रासो को स्वरथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं? तो आंसर है हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को सदैव जो है अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो प्रमाणिक मानने वालों में, अप्रमाणिक मानने वालों में और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन विद्वान शामिल है? क्योंकि पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है, कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है, कुछ ने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है, तो कुछ ने इस जो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक भी माना है कि उनका आधा प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है और कुछ प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से प्रमाणिक मानने वालों लेखकों में हम देख लेते हैं, श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है, मिश्र बंधु ने भी प्रमाणिक माना है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाल, इन चारों लेखकों ने जो है, चारों विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक मानने वालों में विद्वानों में शामिल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा और साथ ही बुल्लर, इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। उसके बाद देख लेते हैं अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है मुनि जिनवी जय ने और आज आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने और सुनीति कुमार चटर्जी ने और साथ ही जो है डॉक्टर दशरथ ओझा ने। इन चारों विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा आखिरी कलाम में जो है बादशाह बाबर की जो है प्रशंसा की गई है। तो आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है और इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन भी किया है। जायसी रचित इस महान ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी में हुआ। जायसी ने सैयद बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख भी किया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जायसी ने निम्नलिखित में से अपने किस गुरुओं का उल्लेख किया है? तो इनका सैयद बुरहान और सैयद अशरफ का उल्लेख इनकी रचनाओं में हमें मिलता है। बढ़ते हैं आगे, इस काव्य में जायसी ने मनस्वी शैली के अनुसार मसनवी शैली के अनुसार जो है ईश्वर स्तुति की है। इस ग्रंथ में ईश्वर के अवतार ग्रहण करने तथा भूकंप एवं सूर्य ग्रहण का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा जायसी ने मोहम्मद की स्तुति, शहरत बादशाह की परस्ती और सैयद अशरफ की वंदना, जायस नगर का परिचय बड़ी सुंदरता के साथ इन्होंने दिया है और आखिरी कलाम में ही कयामत का भी वर्णन हमें मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो वो है आखिरी कलाम। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सूरदास की किस रचना में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने के कुछ पद मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हमें सूरदास की साहित्य लहरी में। बढ़ते हैं आगे, सूरदास की साहित्य लहरी रचना में नायिका भेद तथा अलंकार संबंधी ग्रंथ रहा है। इसमें
श्रृंगार रस का वर्णन भी किया गया है। साहित्य लहरी में कुल 118 पद हैं। इसके बाद भ्रमर गीत की रचना करने का प्रयास कृष्ण दास जी ने भी किया, लेकिन ये सफल नहीं हो सके। तो भ्रमर गीत लिखने की जो परंपरा की शुरुआत है वो सूरदास जी से मानी जाती है। और सूरदास जी के भ्रमर जो गीत जो इन्होंने लिखा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ इनका रचना मानी जाती है। भ्रमर रचनाएं लिखने में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रचना रही है वो सूरदास जी की भ्रमर गीत रही है। नंददास जी ने भी लिखे थे और अन्य आगे चल के आधुनिक काल के अंतर्गत भी ये जो है भ्रमर रचनाएं लिखी जाने लगी थी। तो सबसे पहले जो है सूरदास जी द्वारा भ्रमर गीत की रचना की गई। बढ़ते हैं आगे। सूरदास की रचना का सबसे पहला संकलन कोलकाता में कल्पद्रुम है भाई, ये कल्पद्रुम, एक सेकेंड, कल्पद्रुम इस प्रकार से है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो कल्पद्रुम नाम से 1841 में किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा। कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है, तो 10 तस्वीरें नामक जो रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी गई चित्ररेखा विधा की रचना है। और इसका प्रकाशन 1963 में हुआ भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। रसखान किसके शिष्य थे? निम्नलिखित में से रसखान जो है विट्ठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों में एक नाम आता है रसखान जी का भी। तो बढ़ते हैं आगे। रसखान की रचनाएं कृष्ण प्रेम से सराबोर है। और अब इनकी जो कीर्तियाँ 4 कीर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, तो प्रेम वाटिका, सुजान रसकरम, बाल लीला और अष्टयाम। इन रचनाओं का संकलन रसखान रचनावली नाम से किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि रसखान की केवल 2 रचना ही प्रमाणिक है, जैसे कि सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा भाई प्रश्न नंबर 20। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये उक्तियाँ राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात किससे कहलवाई, तो शिव से कहलवाई। ये आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 21। रस गगन गुफा में अजर झरे जपा सुरमीन जप करें। तो ये पंक्तियाँ हैं। ये गगन गुफा का अभिप्राय इसमें क्या है, तो इसमें गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्र चक्र। बढ़ते हैं आगे। और जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा लिखी गई, ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और कबीरदास जी की रचनाओं का तो आपको पता ही है, साखी शबद रमेणी तीनों के तीनों बीजक में संग्रहित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। भक्ति के आंदोलन की लहर दक्षिण से आई और उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। तो यह उक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा माना गया है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने जो है उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप जो है हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। तो ये उक्तियाँ निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 11 अक्टूबर 1884 में हुआ। 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। आलोचक, निबंधकार और साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि के रूप में हिंदी साहित्य में इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ये ग्रंथ ही लिख डाला है। इसकी पुस्तक जो आचार्य रामचंद्र की पुस्तक रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक आप लोगों ने सभी ने पढ़ी भी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक
आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ। वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात पूछ लिया जाए किन के द्वारा हुआ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हुआ। और हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। प्रेम शतक नामक जो रचना है वो निम्नलिखित में से वियोगी हरि जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। वियोगी हरि जो है ब्रज भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। वे वीर सतसई के लिए इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हो चुका था। और वियोगी हरि जो है गांधीवादी विचारधारा के लेखक रहे हैं और उनकी प्रमुख कृतियाँ है भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोह, व्यर्थ करो आदि जो है इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो है किस प्रकार के हैं, तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण निम्नलिखित में से लोक निरपेक्ष राधा कृष्ण रहे हैं। तो राधा कृष्ण हरिदासी संप्रदाय के लोक निरपेक्ष रहे हैं। इस संप्रदाय के राधा कृष्ण तटस्थ रहे हैं। हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है और जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी द्वारा की गई। हरिदास जी का जन्म संवत 141 विक्रमी संवत माना जाता है और शक्ति संप्रदाय भी कहा जाता है। इस हरिदासी संप्रदाय को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ लिया जाए और अन्य नाम क्या है, तो सखी संप्रदाय भी हरिदासी संप्रदाय को ही कहा जाता है। इसमें भक्त अपने आप को कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्राय स्त्रियों के वेश में रहकर उन्हें आचारों व्यवहारों आदि का पालन भी करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। आज के क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। आज की क्लास में हम केवल टॉप 25 प्रश्नों को ही करेंगे इस 15 मैराथन क्लास के माध्यम से, और नेक्स्ट प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। परीक्षा तक अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आती है, आप लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके साथ से या आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है, तो आप सभी को पता है यह संवाद जो है लहरों के राजहंस नाम से जो नाटक लिखा था मोहन राकेश जी ने, तो ये मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस से ये पंक्तियाँ लिखी गई है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इसका जन्म जो है 8 जनवरी जयशंकर प्रसाद मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया ये नाटक है। मोहन राकेश जी का ये नाटक है और मोहन राकेश जी का यहाँ पर जन्म दिया हुआ है 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। 1950 दशक में हिंदी साहित्य पत्रिका में नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार के रूप में भी ये उभर कर आए और नाटक प्रमुख नाटकों में इनके शामिल हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे। मोहन राकेश की कुछ अन्य कृतियाँ भी हैं, जैसे कि इन्हें गीत संगीत अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में मुझे प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया है। प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना और लाइक और कमेंट अवश्य करना। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मैं एनर्जी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास बनाने में मुझे मदद मिलती है आपके एक लाइक और मोटिवेशन से। तो लाइक और जो है कमेंट अवश्य ही कर लेना और मुझे मोटिवेशन देते रहना और स्वयं भी जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का
अभ्यास विद सॉल्यूशन के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हमारे चैनल के माध्यम से करते रहना। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।